वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट PYQs जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। इनका लेवल होने वाला है प्राइमरी और इसको कंडक्ट कराया था CBSE ने फरवरी 2016 में। यहाँ पर आज हम इसको हिंदी मीडियम में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर सेम क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश एनालिसिस और सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा भाषा विकास से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड है वो प्रारंभिक बचपन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड है। इसमें पूछा गया है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कैसा है। क्या ये निरपेक्ष है, क्या ये कम महत्वपूर्ण है, क्या ये अमहत्वपूर्ण है, या फिर ये अति संवेदनशील है। देखिए ये तीनों ही वर्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो ये तो हमारे ऑप्शंस होंगे नहीं। और हमें ये भी पता है कि जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स के लिहाज से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, अति संवेदन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सह शिक्षा कक्षा यानी कि कोएड क्लास में लड़कों से टीचर ये कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये जो रिमार्क है, ये जो टिप्पणी है, ये जो कॉमेंट है, वो किस तरफ इशारा करता है? क्या ये बताता है कि हमारे जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकली कंपैरेटिवली टू गर्ल्स? क्या ये भेदभाव का परिचायक है? क्या ये लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा एग्जाम्पल बताता है, या फिर ये लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा यानी कि स्टीरियोटाइप को बताता है? देखिए कई बार क्या होता है कि क्लास में या फिर हमारे घर में भी अगर कोई लड़का है वो थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा उसको कोई चीज़ हर्ट कर गई है, वो रोने लगा है, तो उससे उसके क्लासमेट्स तो बाद में टीज करेंगे, उसका टीचर पहले कहने लगेगा कि अरे क्या लड़कियों की तरह आंसू बहा रहा है, थोड़ा स्ट्रांग बनो ना। वही जो एक मूवी भी है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, वही वाला सीन। किसने कहा भाई मर्द को दर्द नहीं होता? आपने एक स्टीरियोटाइप बना दिया, आपने एक स्टेटमेंट लिख दी, उसको पत्थर की लकीर बना दिया। अब यही स्टीरियोटाइप फॉलो करते 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 बेचारे, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, बहुत परेशान हैं। तो ये जो है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, खाना मत बनाओ, कि लड़के हो तो किचन में मत जाओ, स्कूल में लड़कियों वाले काम मत करो, सरस्वती वंदना तुम नहीं गाओगे, जो कथक है वो तुम नहीं करोगे, डांस परफॉर्मेंस में भी अगर तुम्हें कुछ देना है तो तुम लड़के टाइप वाली कोई परफॉर्मेंस दोगे। ये जो सारी चीजें हैं, चाहे वो लड़कों से कही जाए या लड़कियों से कही जाए, ये एक स्टीरियोटाइप को बताती हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकलन से रिलेटेड। देखिए ये जो 3 टॉपिक है, 3 क्या एक ही टॉपिक है, 3 अलग अलग टर्म है, असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। इससे अगर आप पूरी की पूरी सीटेट के पेपर में देखें, हिंदी इंग्लिश जितने भी पोर्शंस हैं, तो उसमें आपको 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको छोड़कर जाना नहीं है। और यहाँ तो बिल्कुल ही एकदम सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है, क्या ये सीखने में सुधार का तरीका है, क्या ये बच्चों को कैटेगराइज करने की रणनीति है कि हम जो क्रीम है उसको अक्सर देखा जाता है क्लास में, स्कूल में ए सेक्शन में रख दिया, दूसरों वालों को बी में रख दिया, सी में रख दिया, जो बिल्कुल गए गुजरे हैं उनको बेचारे को डी में रख दिया। तो ये सारी चीज़ें के लिए क्या हम असेसमेंट करते हैं? क्या बच्चों में कंपटीशन बढ़ाने के लिए हम असेसमेंट करते हैं, या फिर बच्चों में स्ट्रेस हो कि वो मार्क्स का स्ट्रेस लें, डिप्रेस हो जाएं और थोड़ा अच्छा परफॉर्म करें? क्या इसीलिए हम असेसमेंट करते हैं? वेरी नाइस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। असेसमेंट सीखने में सुधार का एक तरीका है। असेसमेंट इसीलिए ही किया जाता है कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो टीचर है, हमारा जो बच्चा है, हमारा सिस्टम, हमारे टीचिंग मेथड्स, हमारे डिसिप्लिन मेथड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें क्या कुछ कमी रह गई हैं कि असेसमेंट में हम अप टू द मार्क हमारा जो बच्चा है वो परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो अगर हम असेसमेंट करेंगे ही नहीं तो हमें इन सारी प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं चल पाएगा। तो असेसमेंट इम्प्रूवमेंट का एक तरीका है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन यानी कि इंक्लूजन। जी हाँ, इंक्लूजन का मतलब आप याद रखिए कि इंक्लूजन का मतलब है एक्सेप्टेंस। इंक्लूजन का मतलब है एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस ऐसी एक्सेप्टेंस जिसमें कोई टर्म्स और कंडीशंस ना हो। जी हाँ, जब हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो भाई बहन का हो या फिर और कोई भी रिलेशनशिप हो, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वो हैं, उनकी कमियों के साथ, उनकी क्वालिटीज़ के साथ हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं। तो आपको यही बताना है कि अगर हमें जो हमारे फिजिकली चैलेंज या फिर मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर हमें इंक्लूड करना है, उनको हमें एक्सेप्ट करना है, तो कौन सी स्टेटमेंट उसको कंसोलिडेट कर रही है?
क्या ये एक फिलॉसफी है जो ये बताती है कि हमारे जो स्पेशल चाइल्ड हैं वो गिफ्ट्स हैं हमें ईश्वर की तरफ से? क्या ये एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए? क्या ये एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते क्योंकि वो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं या फिर वो लर्निंग डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं? क्या ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो बताती है कि सभी बच्चों को रेगुलर स्कूल सिस्टम में इक्वल एजुकेशन का अधिकार है? तो जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इंक्लूजन इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर कि एक ऐसी फिलॉसफी है जो बताती है कि सभी बच्चों को रेगुलर स्कूल के रेगुलर क्लासरूम्स में बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के इक्वली राइट है एजुकेशन लेने का। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा वंचित वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन। वंचित वर्ग की शिक्षा, जी, डिप्राइव्ड क्लास या फिर डिसएडवांटेज्ड क्लास की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? क्या वो उसको ये है कि वो उन पर ध्यान ही ना दे क्योंकि हमारे जो डिसएडवांटेज क्लास के बच्चे आ रहे हैं वो हमारी जो एक दूसरी क्लास है जिसे हम थोड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है या फिर जिसे हम कहते हैं कल्चर्ड क्लास, हालांकि इकोनॉमी का और कल्चर्ड का कुछ डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा कल्चर, ज़्यादा कल्चर्ड लोग, ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग। तो क्या ऐसा है कि वो बच्चे इकोनॉमिक हमारे जो स्टेबल बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको ध्यान नहीं देना चाहिए उन पर टीचर को, या फिर उन्हें बहुत सारा ऐसे काम दे देना चाहिए कि बस तुम दिन भर इसको लिखते ही रहो, घर पे भी लिखते रहो, हमेशा लिखते रहो? क्या उनको डिप्राइव्ड बच्चों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि क्लासरूम में जो डिस्कशन हो रहा है उसमें शामिल किया जाए उन बच्चों को? क्या उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए? देखिए, आपने एक मूवी यहाँ पर देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगी आप प्लीज़ देखिएगा, हिचकी। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही था। उसमें डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड बच्चों की ही स्टोरी बताई गई है और डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड होने से होता क्या है कि बच्चे फिर प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। जी, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं और मूवी में पूरा बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो आपको वहाँ जो टीचर थी रानी मुखर्जी, नैना माथुर, उन्होंने जो मेथड लगाया था आपको बस सेम मेथड पे यहाँ टिक कर देना है। जी, आपको अगर याद होगा तो वो गली टू गली जाती थी, घर टू घर जाती थी, अपने स्टूडेंट्स के जानने की कोशिश करती थी कि ये काम कर रहा है ऐसा है, ये प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ऑप्शन 3 नज़र आ रहा है कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का कोशिश करनी चाहिए और उन्हें कक्षा में होने वाले जो डिस्कशंस हैं उनमें बराबर से पार्टिसिपेट करने के मौके देने चाहिए। जी, नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? जी, आपको नीचे ऑप्शंस में से पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। क्या कम अवधान विस्तार, यानी कि ऐसे बच्चे जो बहुत कम टाइम के लिए अपना माइंड को, ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं चीज़ों को, क्या ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है? या फिर मूड स्विंग्स होना एक डिसेबिलिटी है, अपमानजनक व्यवहार एक डिसेबिलिटी है, या फिर चीज़ों को रिवर्स करके लिखना, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो स्पेलिंग्स हों, या फिर वो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हों, इन सबको अगर रिवर्स करके लिखते हैं तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। यहाँ भी मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करना चाहूँगी, तारे ज़मीं पर। तारे, हो सकता है आपने देखी भी हो। उसमें जो हमारा लीड कैरेक्टर था ईशान अवस्थी, उसको यही प्रॉब्लम थी, वो चीज़ों को चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों या फिर स्पेलिंग्स हों या फिर लेटर्स हों, वो रिवर्स करके लिखता था, रिवर्स कर देता था। और इस लर्निंग डिसेबिलिटी का नाम था डिसलेक्सिया। क्या नाम था? डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये क्वेश्चन उठाया गया है डिसलेक्सिया से और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है यानी कि पार्शियली ब्लाइंड है, उसके लिए हमें यानी कि स्कूल मैनेजमेंट को एज अ मैनेजर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर क्या करना चाहिए? क्या स्पेशल प्रोविजन यानी विशेष प्रावधान करते हुए उन्हें रेगुलर क्लासेस में रखना चाहिए? क्या बिना किसी स्पेशल प्रावधान के उन्हें रेगुलर क्लासेस में रखना चाहिए? क्या उन्हें शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उनके किसी काम ही नहीं आएगी? क्या उन्हें अलग से इंस्टीट्यूट बना के उसमें रखने की ज़रूरत है? अभी हमने देखा है कि फिजिकली चैलेंज या फिर मेंटली चैलेंज बच्चे या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे बच्चे, उनका इंक्लूजन ज़रूरी है और इंक्लूजन के लिए ज़रूरी है एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस ऐसी जहां कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ना हो। तो फिर ये स्पेशल प्रावधान की बात कहाँ से आ गई? ये स्पेशल प्रावधान तो फिर टर्म और कंडीशन में आ गया ना कि ठीक है हम इन बच्चों को अपने साथ में पढ़ा लेंगे लेकिन इस टर्म और कंडीशन के साथ। तो यहाँ
ये ऑप्शन तो होना ही नहीं है। बिना किसी प्रावधान के, विशेष प्रावधान के, हमें रेगुलर क्लासेस में उनको डालना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि उनका इंक्लूजन हो रहा है, उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा सीखना, लर्निंग, और इसमें हमें 2-4 स्टेटमेंट दे दी हैं, उनमें से हमें पहचानना है कि क्या लर्निंग है। ये सीखने वालों के इमोशन से प्रभावित होता है, ये सीखने वाले के इमोशन से प्रभावित नहीं होता है, ये इमोशन से क्षीण संबंध रखता है, यानी कि दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, या फिर सीखने वाले के संवेगों से एकदम इंडिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चा फील कैसा कर रहा है। अगर वो रो रहा है तब भी वो बहुत अच्छे से सीख रहा है। क्या वो रो रहा है तो वो अच्छे से सीख पाएगा? क्या अगर कोई बच्चा अपना घर छोड़ के हॉस्टल में आया है तो उसके लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो इमोशनली डिस्टर्ब है? बिल्कुल पड़ेगा। यानी कि इन दोनों में हायर कोऑर्डिनेशन है, हायर कोरिलेशन है, यानी कि हमारे इमोशंस हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक तो होता है हमारा फैक्चुअल साइड, दूसरा होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल साइड। फैक्चुअल साइड में हमारा ब्रेन लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल में हमें थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम चीज़ों को रट सकते हैं, यहाँ पर चीज़ों को रट सकते हैं, बुद्धि का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये जो रटंत विद्या है ये काम यहाँ ख़त्म हो जाता है कॉन्सेप्ट्स में, इसमें हमें ब्रेन लगाना पड़ता है। तो अगर हमारी टीचर चाहती है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, केवल स्टैटिक चीज़ें ना पता हों, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ डिस्कशन करना चाहिए? क्या उसे बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है? क्या उसे बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए डिमोटिवेट करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें, यानी कि जैसा मैं कह रही हूँ उसी को फॉलो करें, उसी को सत्य माने, परम सत्य माने? क्या टीचर को ऐसा करना चाहिए, या फिर एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन और लेक्चर दे के क्लास से चले जाना चाहिए? वेरी नाइस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। टीचर को पहले, क्योंकि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है तो बच्चों को पहले बताना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना। बच्चे घर से तो, हालांकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये कहती है कि बच्चों को सब पता है, उनके अंदर से बस आपको निकालना है, लेकिन निकालने के लिए भी उन्हें थोड़ा प्रॉम्प्ट तो करना पड़ेगा ना, उनको बताना तो पड़ेगा थोड़ा। तो पहले आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे और उसके बाद आप लर्नर्स से डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक पर, जिससे कि आपको समझ में आए कि कहाँ कुछ लूप होल्स रह गए हैं, कहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? एंगेजमेंट। ओके, इसमें हमारा जो कीवर्ड है वो 2 है, एक तो सक्रियबद्धता और दूसरा है हमारा प्राथमिक विद्यालय। हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि हमारा जो लेवल होने वाला है आज वो होने वाला है प्राइमरी। हालांकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के पैडागोजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बट अगर स्पेसिफिक वो कीवर्ड उन्होंने ले दिया है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, अपर प्राइमरी और प्राइमरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कोई हमारी प्राइमरी क्लासरूम है तो उसमें सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होगा। क्या अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका जवाब दे रहा है और बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं, क्या वो सक्रियबद्धता है? क्या बच्चे याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं और टीचर को सुना दे रहे हैं, क्या वो बच्चों की एक्टिवनेस है? क्या शिक्षकों को अनुकरण करना और नकल करना, सीधे रोबोट की तरह वही चीज़ें तोते की तरह बोल देना, क्या ये उनकी एक्टिवनेस है? या फिर जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना? देखिए, अगर बात होती अपर प्राइमरी लेवल की या फिर सेकेंडरी लेवल की तो ये क्वेश्चन ठीक हो सकता था, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है कि प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न तो हालांकि प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी उनमें होती है, लेकिन प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट वाद विवाद, ये जो आगे है ना वर्ड डिबेट, ये नहीं कर सकते हैं। वाद विवाद में 5वीं क्लास तक का बच्चा क्या वाद विवाद करेगा? क्या वो लॉजिक देगा भी तो वही अपने टूटे फूटे लॉजिक देगा, जिसको हम वाद विवाद तो नहीं कह सकते। जांच पड़ताल, इंक्वायरी, ये भी ऑप्शन थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, बट सेकंड ऑप्शन में हमारे जो तीनों के तीनों वर्ड हैं ये कि वो याद करेगा। अगर बच्चा एक्टिव है प्राइमरी लेवल का तो वो याद भी करेगा, वो रिकॉल भी करेगा और फिर वो अपने टीचर को सुना भी देगा। तो ऑप्शन 2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे तब सर्वाधिक क्रिएटिव यानी सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कोई बच्चा कब क्रिएटिव माना जाएगा? जब वो किसी एक्टिविटी में पुरस्कार के लालच में भाग लेगा, शिक्षक की डांट से बचने के लिए भाग लेगा, दूसरों के सामने अच्छा परफॉर्म करने का जो स्ट्रेस है उसके फैमिली का, उसके सोसाइटी का, उसके वजह से वो पार्टिसिपेट करेगा, या फिर अपने इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करेगा।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपने सोच भी लिया होगा आंसर। जी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई बच्चा सबसे ज़्यादा क्रिएटिव तभी कहलाएगा जब वो किसी भी एक्टिविटी में तब पार्टिसिपेट करेगा कि उसका इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट के साथ वो पार्टिसिपेट करेगा, तब वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। जी, जैसे नॉर्थ इंडिया केवीज में या फिर एनवीएस में होता है कि एक रीजन के स्टूडेंट टीचर को उठाकर दूसरे रीजन में भेज दिया जाता है, कंपल्शन होता है कि इतने साल आपको यहाँ पे काम करना ही है। आजकल तो यूपी की जो वैकेंसीज हैं उसमें बड़ा रहता है कि ईस्ट वालों को वेस्ट में भेज दिया और वेस्ट वालों को ईस्ट में भेज दिया। तो इससे क्या होता है, थोड़े से कल्चरल डिफरेंसेस जिसमें कि लैंग्वेज डिफरेंसेस हो जाते हैं और मुश्किल थोड़ी सी होती है, स्टार्टिंग में तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो क्या टीचर को कैसे इस चीज़ को देखा जाना चाहिए, यहाँ पर हमें वही सिंपल सी टेक्निक लगानी है कि कोई भी नेगेटिव वर्ड हमारा आंसर नहीं हो सकता। बैरियर नेगेटिव है, आंसर नहीं होगा। परेशानी नेगेटिव है, हमारा आंसर नहीं होगा। समस्या नेगेटिव है, ये भी आंसर नहीं होगा। संसाधन रिसोर्सेज ये पॉजिटिव है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, यानी हमारे जो लर्नर्स मिस्टेक कर रहे हैं उनके साथ टीचर को क्या करना चाहिए। अगर लर्नर ने कोई मिस्टेक की है तो टीचर को कैसा एटीट्यूड के साथ उसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। क्या उसे कठोरता से निपटाना चाहिए, क्या बच्चों को कमज़ोर और उत्कृष्ट चिन्हित करने का ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाना चाहिए, या फिर शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। गलतियां ये बताती हैं कि तुम असफल रहे हो, टीचर और स्टूडेंट दोनों, या फिर उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। वेरी नाइस, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर हमारा लर्नर कोई मिस्टेक कमिट कर रहा है या फिर कोई मान लीजिए छोटा सा आर्ग्यूमेंट चल रहा है प्राइमरी लेवल की क्लास में और उसमें 5-6 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हालांकि उनके जो तर्क होंगे जैसे जैसे वो निकाल के लेके आएंगे तर्क, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा, लेकिन अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो आपको अपने लॉजिक लगा के ये समझ आ जाएगा कि अच्छा इस बच्चे ने ये बात ये कॉमेंट क्यों किया है। आपको पूरा का पूरा उसका जो थॉट प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि बच्चा किस तरह से थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है जिससे कि इसको प्रॉब्लम हो रही है समझने में। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। जीन पियाजे ने ये कहा था कि बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, वो अपनी नॉलेज को खुद से कॉन्स्टिट्यूट करता है और वो एक नन्हा वैज्ञानिक है, स्मॉल साइंटिस्ट है। अगर पियाजे को आपने ठीक से पढ़ा है तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है एक रिकंस्ट्रक्शन वाला कि जो बच्चा है अगर कोई टॉय कार उसको नई दिला के लेके आए हैं मम्मी पापा, तो मम्मी पापा को तो बहुत गुस्सा आएगा कि इसने कार तोड़ दी है, नई कार, सारे पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन एक्चुअल में पेरेंट्स को खुश होना चाहिए कि उनका जो बच्चा है वो इतना क्यूरियस है कि वो उसके अंदर झांक के जानना चाहता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, कैसे वो व्हील घूम रहे हैं, कैसे काम कर रही है बैटरीज, उसमें इतनी क्यूरियोसिटी है कि वो उसको फिक्र नहीं है मेरी कार टूट जाएगी, वो उसे बार बार ज़मीन में मारता है, खोलने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है कि ये काम कैसे कर रहा है। तो ये जो काम होता है सारी चीज़ों को खोल के पूरा ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना, ये साइंटिस्ट का काम होता है। तो पियाजे ने कहा था कि बच्चा अपना नॉलेज खुद कॉन्स्टिट्यूट करता है और वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। बच्चों को पूरी तरह से फ्री छोड़ देना, एकदम उस पर कोई डिसिप्लिन, कोई कुछ नहीं बोलना उसको। जैसे रूसो ने कहा था कि एकदम फ्री छोड़ दो, आग है तो जल जाने दो उसको, खुद सीखेगा, एक बार जलेगा वापस से आग से तौबा कर लेगा। क्या ये बाल केंद्रित शिक्षा है? क्या बच्चों को मॉरल एजुकेशन देना बाल केंद्रित शिक्षा है? क्या बच्चों को शिक्षक का अनुगमन, यानी कि जो टीचर कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, डजंट मैटर, उसको फॉलो करता जाए, क्या ये बाल केंद्रित शिक्षा है? या फिर बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करना और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना बाल केंद्रित शिक्षा है? वेरी नाइस, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना बाल केंद्रित शिक्षा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है क्लासरूम में
तो टीचर को क्या करना चाहिए, किस तरह से हेल्प करनी चाहिए बच्चों की? क्या उसको काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, ऐसी डायरेक्शन देना चाहिए कि बच्चों आप काम को, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। क्या उसको कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए बच्चों के बीच? क्या कोई भी हेल्प नहीं करनी चाहिए कि करो जो मन है तुम्हारा, जो तुमसे बन पड़े, जैसे तुमसे सॉल्व हो वैसे करो? क्या ये एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का? या फिर उस पर एक स्पीच दे देनी चाहिए प्रॉब्लम पर, बहुत बड़ी सी स्पीच? वेरी नाइस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। कार्य को छोटे छोटे, मतलब अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है सॉरी, तो टीचर को बच्चों को डायरेक्शन देनी चाहिए कि आप इस काम को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कीजिए और उसके बाद काम को सॉल्व कीजिए। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर है हमारा शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की, कि अगर कोई टीचर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मैंने जो तुमको बताया है, जो सुनाया है, जो एक्सप्लेन किया है, वो तुम हूबहू मुझे 100% एक्यूरेसी के साथ वैसे के वैसे तोता बन के रट के सुना दो, तो क्या ये चीज़ कैसी है? क्या ये अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, हम टेप रिकॉर्डर बन गए हैं? क्या ये अच्छा है क्योंकि ये शिक्षक के लिए आकलन में सरल है? क्या ये प्रभावी आकलन युक्ति है? या फिर ये समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते? वेरी नाइस, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये एक प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ है, ये कथन जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर टीचर ने कुछ समझाया है तो एक ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति, बालक भी बुद्धिजीवी ही होता है, उसके अंदर भी बुद्धि, ब्रेन होता है, वो सब किसी चीज़ का यूज़ करता है, तो वो अपने दिमाग को लगा करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, बट 100% एक्यूरेसी के साथ उसको ऐसे के ऐसे सुना नहीं सकता। और अगर सुना दिया है तो फिर वो फैक्चुअल चीज़ हो गई, वो स्टैटिक चीज़ हो गई। हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चे में आ गई है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग कर्व से रिलेटेड। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, जी, अगर कुछ बच्चे हैं उनका हमने ग्रुप बना दिया है, उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठा दिया है, तो उनकी जो लर्निंग है वो क्या होगी? क्या वो इन्हांस होगी? क्या वो नीचे आएगी? यानी कि उनकी जो लर्निंग है वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? क्या होगा? जाहिर सी बात है जब वो ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं तो उनकी लर्निंग एनहांस होगी। और जब लर्निंग एनहांस होगी तो जो लर्निंग कर्व है वो बेटर होगा, वो अच्छा बनेगा। नेक्स्ट, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। जी, विकास सब में अलग अलग होता है। अगर हम एक ही एज ग्रुप के 3-4 बच्चे ले लें या फिर 2 बच्चे ले लें तो हम देखेंगे कि हाइट दोनों की एक जैसे नहीं बढ़ेगी। अगर 5 बच्चे हैं, 5 की हाइट में वेरिएंस रहेगी, 5 के वेट में वेरिएंस रहेगा, बट वो एक सिस्टम को फॉलो करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर सबसे पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है तो एक बच्चा तो सबसे पहले गर्दन संभालेगा, दूसरा बच्चा अपने पैरों को संभाल के उन पे उठ के खड़ा हो जाएगा। नहीं, दोनों पहले अपनी गर्दन को स्टेबल करना सीखेंगे, उसके बाद चलना सीखेंगे। तो ये जो पैटर्न है, ये जो सिस्टम है और ये जो हमारा ऑर्डर है वो सेम रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित रहता है विकास। नेक्स्ट है हमारा, विकास के लिए कौन सा एक उचित है? विकास पृथक होता है, डिस्क्रीट होता है, विकास जन्म से शुरू होता है और समाप्त होता है, विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर विकास यूनिडायमेंशनल है यानी कि एकल आयामी है, इसको कोई चीज़ दूसरी प्रभावित नहीं करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे हमारा निकाला गया है वाइगोस्की की थियोरी से, क्योंकि वाइगोस्की अगर आपने पढ़े हैं तो आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमारा जो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हमारा जो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? सारे लोग अलग अलग क्यों होते हैं, इतने डिफरेंट क्यों होते हैं? क्या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय सेट प्राप्त होता है, इस वजह से वो भिन्न होते हैं? क्या वातावरण के प्रभाव के कारण भिन्न होते हैं? क्या जन्मजात विशेषताओं के कारण भिन्न होते हैं? देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन 4 इसलिए ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ वातावरण भी आ गया और हमारा वंशानुक्रम, जन्मजात विशेषताएं भी आ गई और उनका इंटरेक्शन भी आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, बच्चे के सोशलाइजेशन, सामाजिककरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है? क्या ये सेकेंडरी निभाता है, क्या कम महत्वपूर्ण, क्या रोमांचकारी, या फिर मुख्य? तो इसमें आ जाएगा कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ये हमारा पियाजे की थियरी से
आ गया है सवाल, जो कि आना ही होता है, सीटेट हो और पियाजे ना हो, ये एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। देखिए, अगर आपने पियाजे की थ्योरी को पढ़ा है डीप में तो आप क्वेश्चन को कर ही ले जाएंगे, लेकिन अगर आपने बहुत ऊपर से पढ़ा है तब भी आपको ये पता होगा कि 4 स्टेज होती हैं। अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा है तब भी क्वेश्चन इतना आसान है कि आप अगर की पॉइंट्स पकड़ कर ले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम ऑप्शन 4 से, शैशवावस्था। सबको पता है शैशवावस्था सबसे इनिशियल स्टेज होती है हमारी लाइफ की, और इसमें शैशवावस्था में दिया हुआ है तर्क का अनुप्रयोग। भाई, एक इन्फेंट तर्क कैसे कर लेगा और अनुमान कैसे लगा लेगा, इन्फेरेंस कैसे कर लेगा, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। फिर आता है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा। अगर पियाजे की थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तब भी आपको औपचारिक शब्द का मतलब यानी कि फॉर्मल शब्द का मतलब समझ आ जाएगा। जब औपचारिक शब्द की बात आती है तो हम कहते हैं मतलब कि बड़ा औपचारिक सा बिहेव है, बड़ा प्रोफेशनल सा बिहेव है। तो अगर प्रोफेशनल यानी कि औपचारिक बिहेव है, यानी कि औपचारिक कौन होता है, एक समझदार व्यक्ति औपचारिक होता है। तो जो समझदार है अगर वो अपने 15, 16, 17, 18 की एज में है तब वो किसी चीज़ को कॉपी तो नहीं करेगा, अनुकरण की शुरुआत तो नहीं करेगा, वो गुड्डे गुड़िए वाले कल्पना परक खेल भी नहीं खेलेगा, है ना। तो ये वाला भी क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पूर्व संक्रियात्मक बच्चा यानी प्री ऑपरेशनल चाइल्ड। अब देखिए, पूर्व संक्रियात्मक से समझ में आ रहा है कि ये पहली वाली स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक है। तो यहाँ पे निगमनात्मक विचार तो नहीं कर पाएगा, डिडक्टिव थिंकिंग तो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में वो संधारण और क्लासिफिकेशन, कंजर्व और क्लासिफाई कर पाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि बच्ची में क्या समझ आ गई है अगर वो ये सेंटेंस बोल पा रही है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है पियाजे की थ्योरी से, बट अगर आपने पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है तब भी आप अपना एक जो जनरल सेंस हम कहते हैं ना, एक जो साधारण बुद्धि जिसको बोला जाता है, वो लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। धूप यानी कि रीजन और कपड़े सूखना यानी कि इफेक्ट। यानी कि एक कार्य हो रहा है, धूप निकल रही है, दूसरा कार्य हो रहा है, कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। धूप कार्य है और धूप जो है वो कारण है और कार्य हो रहा है कपड़े सूखने का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्य कारण संबंध। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय। ओके, इसमें आपको थोड़ा फिल इन ब्लैंक्स करने हैं। बच्चों और एडल्ट्स के थिंकिंग में, उनके थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, आपको ये बताना है। तो अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है, ऑब्वियसली इसके लिए पढ़नी पड़ेगी, हर क्वेश्चन हम बिना पढ़े नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो पियाजे ने बताया था वो ईगोसेंट्रिज्म वाला कि जब बच्चा छोटा होता है वो ईगोसेंट्रिक स्टेज में होता है, उसको ये लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ दुनिया में बस वही सही है, बाकी किसी से उसको कोई मतलब नहीं होता है। बट जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, उसको ये समझ में आने लगता है कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वही सही है, दूसरे लोग भी जो कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो सही हो सकती है और होती हैं। यानी कि बच्चा अलग तरीके से सोच रहा है और एडल्ट अलग तरीके से सोच रहा है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि प्रकार, जो टाइप है वो डिफरेंट हो गया बच्चे का और एडल्ट की थिंकिंग का। मात्रा सेम हो सकती है क्योंकि बच्चा भी उतनी क्वांटिटी में सोच सकता है, अडल्ट भी उतनी ही क्वांटिटी में सोच सकता है, बट दोनों की जो क्वालिटी होगी वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है हमारा, इस तरह से यहाँ पे 4th हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है, फिर से आ गया है हमारा, देखिए वाइगोत्स्की और पियाजे। अगर आपको सीटैट या फिर यूपीटैट क्लियर करना है तो ये दोनों लोगों को तो आपको पढ़कर जाना ही पड़ेगा। वाइगोत्स्की से भी आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आ चुके हैं और पियाजे से भी कितने आ चुके हैं। वाइगोत्स्की का एक टर्म था स्कैफोल्डिंग, जिसको इन्होंने यहाँ पे हिंदी में बोला है आधारभूत सहायता। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, तो स्कैफोल्डिंग होती है कि अगर बच्चा किसी चीज़ को करते करते थोड़ा सा अटक रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है, चलते चलते वो गिरने वाला है, तो माँ हाथ फैला दे कि आजा बेटा। अब वो हाथ फैलाए जो है, उस मोटिवेशन के चक्कर में वो बच्चा गिरता गिरता भी वो संभलता संभलता दौड़ते दौड़ते आके टिक जाता है अपने मम्मी के पास। तो ऐसे ही अगर बच्चा अटक रहा है किसी चीज़ में तो टीचर को चाहिए कि वो हल्का हल्का सा प्रॉम्प्ट कर दे कि अच्छा बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, थोड़े से क्लूज दे दे। यही जो चीज़ें है प्रॉम्प्ट करने की और क्लूज देने की, उसको कहा जाता है आधारभूत सहायता यानी कि स्कैफोल्डिंग। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अनुबोधन, प्रॉम्प्ट्स देना, क्लूज देना, संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट
तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा वाइगोत्स्की के अनुसार, फिर से वाइगोत्स्की आ गए, बच्चे कैसे सीखते हैं। अभी हमने डिस्कशन किया पीछे वाले क्वेश्चन में, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, रीइंफोर्समेंट से, परिपक्व होने से, अनुकरण से। देखिए अनुकरण से तो नहीं सीख रहे हैं, ठीक, परिपक्व, ये पियाजे का कॉन्सेप्ट है। पियाजे ने कहा था कि एक सर्टेन एज में बच्चे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके पहले भी नहीं सीख पाते, उसके बाद में भी सीखने में दिक्कत होती है। तो ये तो हो गया हमारा पियाजे का। पुनर्बलन पे फोकस किया हमारे बिहेवियरिस्ट ने, हमारे थॉर्नडाइक है, हमारे स्किनर है। पुनर्बलन शब्द आपने ये उनके थ्योरीज में पढ़ा होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और सोसाइटी में कौन कौन रहता है, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी हो गई, स्मॉल सोसाइटी हो गई, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो आसपास पड़ोसी हैं, वो हमारी सोसाइटी हो गई, वो हमारा कल्चर हो गया। और वाइगोत्स्की ने कहा है कि सोसाइटी और कल्चर भूमिका निभाएगा हमारे किसमें, लर्निंग में। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सीधा सीधा का क्वेश्चन है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत की है। कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है, क्या संज्ञानात्मक विकास की, क्या शारीरिक की, क्या संवेगात्मक की? नो, उन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण दिए थे। तो ये तो बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? आपको बताना है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कौन सा है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, जिसमें शिक्षिका नोट लिखा रही है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कह रही है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, या फिर एक ऐसी क्लासरूम जिसमें शिक्षार्थी ग्रुप्स बना के बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कौन सी होती है, एक ऐसी क्लासरूम जिसमें बच्चा एक्टिव होता है, वो नहीं जिसमें टीचर ने एक बुक पकड़ ली और बस पढ़ा के क्लास से चली गई, या फिर कुछ लिखा दिया और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बस याद करने के लिए बोल रही है, याद करो, सुनाओ, रट लो, स्टैटिक और फैक्ट्स ये सब तोता बना रहे हैं उनको, नहीं, वो भी चाइल्ड सेंटर्डनेस नहीं है। एक ऐसी क्लासरूम जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो इसलिए काम कर रहे हैं कि उनको टीचर टॉफ़ी देगी या फिर चॉकलेट देगी, नहीं, ये लालच भी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का ये जो है फीचर नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब हमारे जो लर्नर्स हैं वो ग्रुप्स में बैठे हैं, एक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये हमारी चाइल्ड सेंटर्डनेस होगी। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि क्या है। देखिए इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। बुद्धि को इन्होंने क्या क्या कहा है, एक विशिष्ट योग्यता कहा है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय कहा है, एक अकेला और जातीय विचार कहा है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता कहा है। तो इसमें 3 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, एक विशिष्ट योग्यता भी है, सामर्थ्यों का समुच्चय भी है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता भी है। तो इसमें तीनों सही ऑप्शन क्यों दिए हैं, क्योंकि ऐसा स्पीयरमैन ने कहा है कि बुद्धि क्या है, विशिष्ट योग्यता भी है, वो एक G और S वाला फैक्टर जो दिया था वो स्पीयरमैन ने दिया था। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको एक सेट बताया है कैपेबिलिटीज का, कुछ ने इसको अनुकरण करने की योग्यता भी कहा है, लेकिन यहाँ किसी का नाम नहीं दिया गया है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें नजर आ रहा है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, यानी सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप कहीं जाइएगा मत, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बेसिक शाला। धन्यवाद।